डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि संकट आने से पहले जो उसकी तैयारी कर लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो आचार्य चाणक्य ने उसे बुद्धिमान कहा जो संकट को दूर से पहचान ले और उससे बचाव के उपाय पहले से कर ले। व्यक्तिगत तौर पर यह दूरदृष्टि वाली सोच हमारा बचाव करती है। एक राष्ट्र के तौर पर यही सोच करोड़ों नागरिकों को परेशानी और संकट से बचाती है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की है। पीएम ने 1 साल तक सोना नहीं खरीदने, डीजल पेट्रोल की खपत कम करने और विदेशी ब्रांड उत्पादों का उपयोग कम करने की अपील की है। पीएम की इस अपील पर राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, कैसे 1 साल तक सोना नहीं खरीदकर हम दुनिया में शांति और भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद वाले स्वर्ण काल का आरंभ कर सकते हैं। मित्रों, हमारा आज का विश्लेषण बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए, क्योंकि इस संकट ने हमें मजबूत होने का बड़ा अवसर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 24 घंटे में 2 बार देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की। ईरान वॉर के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमत से भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उसका सामना करने के लिए पीएम ने भारतीय नागरिकों को मोटे तौर पर 3 सुझाव दिए। पहला सुझाव यह कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदें। दूसरा सुझाव यह कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर अपनाएं। तीसरा सुझाव यह कि अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचें। पहले सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले। गोल्ड की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के इन 3 सुझावों का संबंध कैसे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, अब आप इसे समझिए। पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले सोने का अर्थतंत्र समझना होगा। यह जानना होगा कि देश में सोने की मांग कितनी है, सोना आता कहां से है। आप जो सोना खरीदते हैं उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरह होता है, और आपका रुपया जो गोल्ड खरीदने के समय डॉलर में बदल जाता है, वो डॉलर किसका खजाना बढ़ाता है और इस रकम का इस्तेमाल कहां हो रहा है। मित्रों, इन आंकड़ों में ही भविष्य का संकट और उसका समाधान है, इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच देश में 721 टन सोना आयात किया गया। यह कुल डिमांड का करीब 95% था। 721 टन सोना आयात करने में करीब 6,40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। मित्रों, यह रकम हमारे देश के रक्षा बजट से थोड़ी ही कम है। सरल तरीके से कहें तो हम जितने रुपए का सोना आयात करते हैं उससे थोड़ा ही ज्यादा पैसा अपने देश के रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। 2025-26 में पिछले साल के मुकाबले कम सोना आयात किया गया, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत बढ़ने से आयात पर खर्च बढ़ गया। 2024-25 में 4,86,000 करोड़ का ही सोना आयात किया गया था, तब 757 टन सोना इंपोर्ट किया गया था। यानी सोना कम आयात हुआ, लेकिन दाम बढ़ने की वजह से हमें ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। मित्रों, आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा, आखिर देश में जो 700 टन से ज्यादा सोना आ रहा है उसे कौन खरीद रहा है, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। अब यह आंकड़ा बहुत ही ध्यान से समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में सोने की कुल मांग का करीब 60% हिस्सा ज्वेलरी यानी गहनों के लिए होता है। यानी अगर 100 किलो सोना आयात होता है तो 60 किलो सोना गहने बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं 40% सोने की डिमांड निवेश के लिए होती है। यानी 100 किलो आयात में 40 किलो सोना निवेश के लिए होता है। गोल्ड बार, क्वाइन, ETF जैसे निवेश इंस्ट्रूमेंट्स, इन्होंने सोने की डिमांड को बढ़ाया है और इस वजह से सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। सोना रोजाना प्रयोग में आने वाली जरूरी वस्तु नहीं है, ना ही यह जीवन रक्षक दवा है। मूलतः देश में सोना शादी विवाह और निवेश से जुड़ा हुआ है। सोना नहीं खरीदने का जो सुझाव है वो बचत की सलाह है, विवेकवान होने की सलाह है। यह ऐसा नहीं है कि कहा जा रहा हो कि आप एक वक्त ही भोजन करें या आधा पेट खाएं। मित्रों, जब संकट का समय आता है तो हम परिवार में भी यही कहते हैं कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाए जाएं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत की संस्कृति में सोना वैभव के साथ साथ शुभता और मंगल का प्रतीक माना गया है।
समझिए, हमारे देश में सोना शादी विवाह में गहने के तौर पर दिया जाता है और कुछ लोग इसे निवेश के तौर पर खरीदते हैं। मित्रों, पीएम ने यह नहीं कहा कि आप सोना कभी नहीं खरीदें, सिर्फ 1 साल तक सोना नहीं खरीदने का सुझाव है। सोना कोई ऐसी वस्तु नहीं कि अगर हम ना खरीदें तो काम नहीं चलेगा। घर में अगर शादी विवाह है तो गहने की खरीद होती है, लेकिन बस ये कहा जा रहा है कि गैर जरूरी खरीदारी ना करें। अगर हमारे पास पहले से विरासत में मिले गहने हैं तो हम वो उपहार में दे सकते हैं। 100 में से 40 लोग जो सोना निवेश के लिए खरीदते हैं, अगर वो निवेश के दूसरे विकल्प अपनाएं तो आज जो युद्ध विश्व में शांति के लिए खतरा बना है, उसे रोकने में हम अपनी छोटी सी भूमिका निभा सकते हैं। हम हमारे ही पैसों से युद्ध लड़ने वालों को कमजोर कर सकते हैं। ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोना खरीदने के नाम पर आपकी मेहनत की कमाई युद्ध लड़ने वालों के पास पहुंच रही है, उन्हें मजबूत कर रही है और हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है। दरअसल ये सारा संकट ईरान वॉर के कारण ही खड़ा हुआ है, इसलिए ईरान वॉर के जरिए ही इसे अब समझ लेते हैं। सीधे तौर पर ईरान वॉर में 2 पक्ष हैं, एक अमेरिका यानी राष्ट्रपति ट्रंप और दूसरा ईरान। मित्रों, सोने की हमारी छोटी छोटी खरीद कैसे विध्वंसक युद्ध के लिए अमेरिका को मजबूत कर रही है, अब इसे समझिए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हम अपनी मांग का 95% तक सोना आयात करते हैं। हम अपनी जरूरत का करीब 40% सोना स्विट्जरलैंड से आयात करते हैं। यूएई से 16% से ज्यादा सोना आयात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लगभग 10% और बाकी का 14% सोना पेरू, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग जैसे देशों से हमारे देश में आता है। अब आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि सोना तो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते नहीं है, लेकिन हम जो सोना खरीदते हैं उससे अमेरिका कैसे मजबूत हो रहा है? मित्रों, यही सबसे तकनीकी और दिलचस्प पहलू है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सोना खरीदने के लिए हमें अमेरिकी डॉलर में पेमेंट करना होता है, यानी सोना खरीदने के लिए हमें पहले डॉलर खरीदना होता है। बैंक जब डॉलर खरीदता है और रुपया बेचता है तो साधारण नियम के मुताबिक डॉलर की कीमत बढ़ती है और भारतीय रुपए की कीमत घटती है। साधारण तरीके से समझें तो हमें डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपया देना होता है, इससे हमें नुकसान होता है, लेकिन डॉलर अमेरिकी मुद्रा है, इसलिए अमेरिका को फायदा होता है। जानते हैं, अगर हम 1 करोड़ रुपए का सोना खरीदते हैं तो तत्काल 1 करोड़ रुपए के बराबर डॉलर की डिमांड पैदा हो जाती है। यह डॉलर अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से होकर हम तक पहुंचता है, इसलिए अमेरिकी बैंकों को फीस मिलती है। साथ ही डिमांड बढ़ने से डॉलर की कीमत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा स्विस रिफाइनरी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका के बॉन्ड में लगाती है, इससे अमेरिकी सरकार को सस्ता कर्ज मिलता है। बहुत सरल तरीके से समझते हैं, हम जब सोना खरीदते हैं तो अमेरिका को 2 तरीके से फायदा होता है। पहला, सोना खरीदने के लिए हमें डॉलर खरीदना होता है, मांग बढ़ने से डॉलर महंगा होता है, इससे अमेरिका को सीधे फायदा होगा। दूसरा, गोल्ड बेचने वाली रिफाइनरी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बॉन्ड में लगाती हैं, इससे अमेरिका को सस्ता कर्ज मिलता है। मित्रों, हमारी इसी दोहरे फायदे से ट्रंप ईरान जैसे खर्चीला युद्ध लड़ने के लिए पैसे का इंतजाम कर लेते हैं। सोचिए, अगर हम 6,40,000 करोड़ का सोना आयात नहीं करेंगे तो क्या होगा? अमेरिका का डॉलर रुपए के मुकाबले थोड़ा कमजोर होगा। इससे होगा यह कि अमेरिका को कम से कम इतना पैसा तो सस्ते कर्ज के तौर पर नहीं मिल पाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धन का संचय राज्य और परिवार दोनों की स्थिरता का आधार है और सोना उसका प्रमुख रूप है। संकट का साथी मानकर देशवासी सोने का संचय करते हैं। मित्रों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अपने देश में आम आदमी के पास 25,000 टन सोना है। कुछ रिपोर्ट्स में घरों में रखे गए सोने की मात्रा 50,000 टन तक भी बताई गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा निजी सोना रखने वाला देश है। भारतीय घरों में जितना सोना है वो दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स के कुल गोल्ड रिजर्व में भी ज्यादा है। सोचिए, उनसे ज्यादा रखा हुआ है हमारे पास। इतना सोना है हमारे देश में, फिर भी गोल्ड की मांग कम नहीं होती। देश के हर घर में सोना है, फिर भी सोने के लिए इतनी मारामारी क्यों? इसलिए थोड़ा संयम दिखाया जा सकता है। सिर्फ 1 साल की बात है। 1 साल सोना नहीं खरीदेंगे तो ऐसा नहीं कि सोना खत्म हो जाएगा। मित्रों, ऐसा भी हो सकता है कि आज अगर हम सोना नहीं खरीदें तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि युद्ध के कारण सोने के दाम बढ़े हुए हैं। विशेषज्ञ उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत घटेगी। सोचिए, अगर 1 साल बाद सोना प्रति 10 ग्राम 30 से 40 हजार रुपए भी सस्ता हुआ,
तो इससे हमारी निजी बचत होगी। साथ ही हम 1 साल तक सोना नहीं खरीदकर देश की मदद भी करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास आर्थिक राष्ट्रवाद का स्वर्ण काल लाने का सुनहरा अवसर है। मित्रों, हमने आपको बताया कि सोने की मांग कैसे युद्ध लड़ने वाले अमेरिका को मजबूत कर रही है। अब यह भी समझिए कि गोल्ड के लिए हमारी जरूरत से ज्यादा प्रेम कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। बहुत सरल तरीके से आपको समझाते हैं। जब डॉलर महंगा होता है तो हमें तेल के लिए ज्यादा पैसा चुकाना होता है। हम अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करते हैं। मित्रों, गोल्ड के बिना तो हम काम चला सकते हैं, तेल के बगैर नहीं। इसलिए तेल खरीदना जरूरी है और तेल के लिए खर्च किया गया हर अतिरिक्त रुपया विकास कार्यों में बाधा बनता है। डॉलर महंगा होने पर विदेशी कर्ज की ईएमआई बढ़ती है। इससे उद्योग धंधों और आखिरकार में जो रोजगार हैं उन पर असर पड़ता है। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को ज्यादा रुपया खर्च करना होगा। यह सीधे तौर पर आपके हमारे घर से जुड़ा हुआ मामला है। सोचिए, हम ज्यादा सोना खरीदकर एक तरफ युद्ध लड़ने वालों को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। मित्रों, ईरान युद्ध की वजह से ही संकट है। यह संकट गंभीर होता दिख रहा है। हम आपको 2 महीने से लगातार बता रहे हैं कि संकट है। आगे आने वाले समय में संकट और गंभीर हो सकता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फिलहाल संकट नहीं है, लेकिन संकट गंभीर हो सकता है। अगर संकट गंभीर हुआ तो क्या हो सकता है, आपके लिए यह जानना भी जरूरी है। मित्रों, दुनिया के कुछ देशों ने गंभीर संकट होने पर क्या उपाय किए, पहले आपको यह बता देते हैं। फिलीपींस ने 24 मार्च को ही राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसके बाद वहां सरकारी ऑफिसों में 4 दिन का वर्किंग वीक है और लंच के बाद कंप्यूटर्स बंद कर दिए जाते हैं। दक्षिण कोरिया ने तेल की राशनिंग कर दी है। पैसेंजर गाड़ियों को अलग अलग दिन सड़क पर चलने की इजाजत है। थाईलैंड ने 10 मार्च को ही सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट बंद कर दी। वहां वर्क फ्रॉम होम और एयर कंडीशन को 27 डिग्री पर सेट कर चलाने के आदेश भी दिए गए हैं। जापान ने हालात से निपटने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक तेल भंडार से 45 दिनों का तेल रिलीज किया है। वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों में सरकारी ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। पड़ोसी पाकिस्तान में तो स्कूल बंद हैं, यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन चल रही हैं। म्यांमार, नेपाल में प्राइवेट गाड़ियों के लिए अल्टरनेट डे रूल लागू किया गया है। नेपाल में तो एलपीजी सिलेंडर सिर्फ आधे ही भरे जा रहे हैं। मित्रों, समझिए संकट कितना बड़ा है। हमारा देश अब तक इस संकट से अछूता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ईरान वॉर पर पूर्ण विराम नहीं लगा तो संकट बढ़ सकता है। यह संकट तब और बढ़ेगा जब हम इसी रफ्तार में गैर जरूरी वस्तुओं की खरीद पर विदेशी मुद्रा खर्च करते रहेंगे और अपना पैसा विदेशियों को देते रहेंगे। मित्रों, इसीलिए 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की शपथ हमें मजबूत बना सकती है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि समस्याओं को बढ़ने देने से बेहतर है उन्हें आरंभ में ही समझ लिया जाए। डीएनए मित्रों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते संकट को समझने और आर्थिक राष्ट्रवाद वाले स्वर्णकाल के लिए तैयार होने का यही सही समय है। यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, यह पहली बार नहीं है जब देश हित में नागरिकों से संयम और अनुशासन बरतने की अपील की गई है। राष्ट्र हित में दुनिया के कई देशों में पहले भी ऐसा हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में जब खाद्यान्न की कमी होने लगी तो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री चर्चिल ने लोगों को अपने बगीचों, लॉन, पार्क और खाली जमीन पर सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे डिग फॉर विक्ट्री अभियान कहा गया। इस अभियान ने युद्ध के दौरान ब्रिटेन की खाद्य सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई। 1965 में गंभीर सूखा और अन्य संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से सप्ताह में कम से कम एक वक्त भोजन छोड़ने की अपील की थी। 1973 में वैश्विक तेल संकट के दौरान उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बचत संयम की अपील की थी। तब एनर्जी, ईंधन, खाद्यान्न और सरकारी खर्च में किफायत बरतने की अपील की गई थी। 1973 में ही जापान ने वैश्विक तेल संकट के दौरान ऊर्जा कुशलता अभियान चलाया था। इससे जापान और मजबूत होकर उभरा था। समझिए, ईरान युद्ध से तेल का जो वैश्विक संकट खड़ा हुआ है वो बड़ा खतरा है। हम फिर याद दिलाएंगे कि इस संकट से अभी तक हमारा देश बचा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में यह संकट बड़ा हो सकता है। इसलिए जरूरत है सावधान होने की। मित्रों, सोना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बगैर नहीं रहा जा सकता है। मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि भारतीय स्त्रियों के आभूषणों में सोना केवल सौंदर्य नहीं, परिवार की स्मृतियां भी संजोए रहता है। इसलिए हम ये भी कह रहे हैं, जरूरी है तो शादी विवाह के लिए स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं, लेकिन जो लोग निवेश के लिए सोना खरीदते हैं
वो जरूर गोल्ड को छोड़कर अपना निवेश किसी बेहतर रिटर्न वाले विकल्प में कर सकते हैं। सोने की कुल डिमांड में 40% हिस्सा इन्हीं निवेशकों का है। यह रकम छोटी नहीं है, यह कुल 2,56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। मित्रों, ये निवेशक बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने के लिए दूसरी जगह निवेश कर सकते हैं। आज हमने डीएनए शोधशाला में रिसर्च की और आर्थिक विशेषज्ञों से पूछा कि ऐसे निवेशक कहां पर निवेश करें। सोना पिछले करीब 1 साल में काफी उतार चढ़ाव देख चुका है। ऐसे में अगर आप इस तरह का रिस्क ले सकते हैं तो शेयर मार्केट में निवेश करना एक विकल्प हो सकता है। यह निवेश आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा ही, साथ ही आपका पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में ही घूमता रहेगा। जो निवेशक शेयर मार्केट का जोखिम नहीं लेना चाहते वो म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। राष्ट्रवाद और रिटर्न दोनों तरह से यह निवेश फायदेमंद हो सकता है। मित्रों, एक ऑप्शन हो सकता है रियल एस्टेट, लेकिन अगर आपके पास जमीन, फ्लैट या दुकान खरीदना जितना फंड नहीं है तो आप REIT में निवेश कर सकते हैं। मित्रों, REIT भी म्यूचुअल फंड की तरह है। इसमें निवेश किया गया पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है और इसका फायदा आपको भी मिलता रहता है। सुनिए गोल्ड की जगह दूसरे विकल्पों में निवेश पर एक्सपर्ट्स और क्या बता रहे हैं। आपको अगर फिक्स इनकम और स्टेबिलिटी चाहिए तो आप डेट फंड में भी जा सकते हैं, क्योंकि डेट फंड के अंदर आपको एक फिक्स इनकम मिलती है तो एक स्टेबिलिटी आपकी बनी रहती है। इसके अलावा ग्रोथ फंड है या आपका रियल एस्टेट में आप जा सकते हो। NSE की स्कीम आई है EGR, मैं इसका आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर क्या है। बेसिकली जो आप परचेज करेंगे उतने का गोल्ड वो अपने वॉल्ट में रखेंगे, वो अपने वॉल्ट में रख के फिर आपको यूनिट देंगे और यूनिट वो ट्रेडेबल है उसकी। मित्रों, जानते हैं अगर 2,56,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचती है, इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 5 साल तक फंड किया जा सकता है। 3 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बन सकते हैं। डीएनए मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना नहीं खरीदने की जो अपील की है उससे आयात बिल, व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार का अर्थशास्त्र तो आपने समझ लिया। यह सच है कि अगर भारतीय अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे या कम खरीदेंगे तो देश का अरबों डॉलर बचेगा। लेकिन मित्रों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमें गोल्ड के गुना गणित से बाहर निकलकर उस वर्ग की भी बात करनी चाहिए जिस पर इस अपील का सीधा और सबसे गहरा असर पड़ेगा। यह वर्ग है हमारे देश के ज्वेलर्स, सुनार और इस उद्योग से जुड़े कारीगर। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए। मित्रों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में 5 से 6 लाख छोटे बड़े ज्वेलर्स हैं। इनमें बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड से लेकर आपके मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठने वाले पुश्तैनी सुनार तक शामिल हैं। लगभग 40 से 50 लाख लोग इस उद्योग पर सीधे तौर पर निर्भर हैं। इनमें सिर्फ शोरूम के मालिक के परिवार से लेकर वो कारीगर तक शामिल हैं जो सोने को पिघलाकर डिजाइन बनाते हैं, जो सोने को पॉलिश करते हैं और जो हॉल मार्किंग सेंटर्स में काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अपील के बाद अब उनकी एक सवाल यह भी उठ रहा है कि इस मार्केट का क्या होगा। अगर देशवासी प्रधानमंत्री की इस अपील पर सोना खरीदना बंद कर दें तो इस सेक्टर पर आश्रित परिवार क्या करेंगे। मित्रों, मार्केट को समझने वाले एक्सपर्ट्स की राय है इससे ज्वेलरी सेक्टर सप्लाई चेन शॉक और डिमांड फ्रीज की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसका असर यह होगा कि सोने के गहने बनाने वाले कारीगर, उनके लिए रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। बड़े ज्वेलर्स तो इस शॉक को झेल सकते हैं, लेकिन छोटे ज्वेलर्स के लिए दुकान का किराया और कर्मचारियों की सैलरी निकालना मुश्किल भरा हो सकता है। डीएनए मित्रों, प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद चैंबर और ट्रेड एंड कॉमर्स ने पीएम को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें ज्वेलरी इंडस्ट्री ने अपनी चिंता व्यक्त की है। मान लेती है जनता तो ज्वेलर बेरोजगार हो जाएंगे। करोड़ों लोग जो इस इंडस्ट्री में हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, दूसरी इंडस्ट्री में जाएंगे। इस इंडस्ट्री में कैसे काम चलेगा? हमारा व्यापार तो एकदम ठप ही होने वाला है। पहले से ही बहुत कम काम है हमारे व्यापार का। मोदी जी अगर कह रहे हैं कि 1 साल ना खरीदो तो हमारे वर्कर्स जो हैं, लेबर है, कारीगर, स्टाफ, उन सब की सैलरी वो सब इफेक्ट होंगे इस चीज़ से और हमारा व्यापार भी कम होगा बहुत। व्यापार तो खराब होगा और व्यापार जब खराब होगा तो हमारे साथ जितनी चेन जुड़ी है उन सबके लिए भी दिक्कत है। जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है हमारे साथ उसको कहाँ लेके जाएंगे, कैसे करेंगे? वो भी तो हमारा परिवार है, उसको थोड़ी ना ऐसे छोड़ देंगे हम लोग। जो हमारे साथ बैठा हुआ है, हमारा स्टाफ है, जो फैमिली बन चुका है, जब वो दिक्कतों में भी आएगा, जब हम दिक्कत में, वो भी दिक्कत में आएगा। डीएनए मित्रों, युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में जो आपदा आई है, भारत पर अभी तक इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है और भारत आगे भी इससे अछूता रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह अपील की है। यह तय है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर लोगों पर पड़ेगा भी। ऐसे में सवाल उठता है कि ज्वेलरी सेक्टर के पास विकल्प क्या है। ज्वेलर्स अपना बिजनेस मॉडल कैसे बदल सकते हैं? एक विकल्प रीडिजाइनिंग और एक्सचेंज का हो सकता है।
ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेस पर फोकस कर सकते हैं ताकि सोना खरीदने की जगह जब लोग सोने के पुराने गहनों की रीडिजाइनिंग करवाने आए तो ज्वेलरी सेक्टर में कैश फ्लो जारी रहे। मित्रों, ज्वेलर्स ग्राहकों को डायमंड और अन्य रत्नों की तरफ मोड़ सकते हैं। भारत में जेमस्टोन्स यानी रंगीन पत्थर और आर्टिफिशियल डायमंड्स का उत्पादन खुद होता है। ऐसे में मार्केट को इस और भी शिफ्ट किया जा सकता है। उसे बल्कि यही बोलते हैं कि आप अपना देखें पुराना क्या सोना है, उसको कैसे हम लोग रिसाइकिल करके रीयूज करके हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। लोगों से सबसे यही अपील करेंगे कि अपना पुराने को रीयूज करें ताकि उससे हमारे देश का भी फायदा है और दूसरा लोगों को काम तो मिलते ही रहेगा, चाहे पुराने से नया बनवाए चाहे नया ले। यानी मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना खरीदने के साथ साथ एक बार फिर स्वदेशी सामानों की तरफ रुख करने की भी अपील की है। ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि इस अपील के मायने क्या हैं। आपको ये जानना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक आप जितनी चीजों का प्रयोग करते हैं उनमें से कितना सामान भारत बाहर से आयात करता है और दूसरे देशों पर निर्भर होने की वजह से भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहले आपको देश के इंपोर्ट बिल यानी आयात के आंकड़ों को समझना चाहिए। तेल और नेचुरल गैस के अलावा भारत अपनी जरूरत का लगभग 20% से 25% सामान सीधे तौर पर दूसरे देशों से खरीद रहा है। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने करीब 60 लाख करोड़ रुपए का सामान विदेशों से मंगवाया है। यानी हम 60 लाख करोड़ रुपए देश से बाहर भेज रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम भारत में रोजगार के वो लाखों अवसर दूसरे देशों को गिफ्ट कर रहे हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। मित्रों, अब सवाल उठता है कि इस 60 लाख करोड़ को देश में रखने में आप यानी आम आदमी क्या रोल निभा सकता है। इसे समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि आप जाने अनजाने में कितना विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में मौजूद टूथपेस्ट, साबुन, कॉफी, इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेज हैं, इनमें से कितनी चीजें विदेशी हैं। आप जो कार या बाइक चलाते हैं, क्या वो मेड इन इंडिया है या विदेशी है। आप जिस मोबाइल फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, जो टीवी देखते हैं, क्या वो मेड इन इंडिया है या विदेशी है। मित्रों, एक रिसर्च के मुताबिक एक शहरी मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी मासिक खर्च का 40 से 60% हिस्सा उन चीजों पर खर्च करता है जिनका सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध विदेशी कंपनियों या आयात से है। प्रधानमंत्री की अपील यही है कि यह 40 से 60% पैसा जो विदेश जा रहा है उसे मेड इन इंडिया सामान पर ही खर्च किया जा सके ताकि देश का पैसा देश में ही रहे, उन देशों की जेब में ना जाए जो इसका इस्तेमाल युद्ध में करें और वैश्विक संकट पैदा हो जाए। मित्रों, आर्थिक देशभक्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने देश से एक और अपील की जिसे आपको सुनना चाहिए। विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। डीएनए मित्रों, आपको यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा को फिलहाल स्थगित करने की अपील क्यों की है। मित्रों, साल 2024 में भारतीयों ने विदेश में 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2025 में भी भारतीयों ने विदेश यात्रा पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जब विदेश यात्रा पर पैसे खर्च करते हैं तो उससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। विदेशी यात्राओं पर खर्च की जाने वाली हर विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर और यूरो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा भंडार को कम करते हैं। मित्रों, अगर भारतवासी इस अपील को मान लें तो भारत को बड़ा फायदा होगा। अगर यही 2.5 लाख करोड़ रुपए घरेलू टूरिज्म पर खर्च किया जाए तो भारत में टूरिज्म सेक्टर 17% बढ़ जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक टूरिज्म सेक्टर में 56 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां बनेंगी। 56 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे होटल, एयरलाइंस, कैब, हस्तशिल्प, खानपान हर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रुपए पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम नहीं होगा बल्कि देश और ज्यादा मजबूत होगा। पीएम मोदी के इन सुझावों का राजनीतिक विरोध भी हो रहा है।
विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि संकट बड़ा है और सरकार कुछ छिपा रही है। पीएम की अपील को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने और समझने वाले नेता क्या कह रहे हैं, अब इसे भी सुन लीजिए। तरह से कहा जाए कि महंगाई बढ़ाने की तैयारी है और कल तक तो हमारे प्रधानमंत्री चिल्ला कर ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है। दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री आज जिस तरह से जो वक्तव्य दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई चीज छुपी हुई है। या तो अर्थव्यवस्था का जो हम बार बार कहते हैं भट्ठा बैठा हुआ है, तो देश के प्रधानमंत्री को भी शायद एहसास हो गया है कि अर्थव्यवस्था का आपने भट्टा बैठा दिया। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इजराइल गए जंग होने से 2 दिन पहले, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ग्लोबल सिनेरियो में हमने एक साइड ले लिया और जिसका खमियाजा हमको उठाना पड़ेगा, बल्कि हम उसका खमियाजा उठा रहे हैं। मित्रों, विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछना। सरकार इन सवालों का जवाब भी देगी, लेकिन ये चाहते क्या है? क्या इनके हिसाब से आपको सोना खूब खरीदना चाहिए, गाड़ियां भी खूब सारी लेनी चाहिए, तेल भी जरूरत से ज्यादा खर्च करना चाहिए? हम ये भी कहना चाहेंगे कि कई बार संकट हमारे लिए अवसर के नए द्वार खोलता है। मिडिल ईस्ट का संकट भी हमारे लिए अवसर हो सकता है। हम एथेनॉल के तौर पर तेल का विकल्प तो तलाश ही चुके हैं, अब निवेश में गोल्ड का विकल्प तलाश लें तो देश और मजबूत हो सकता है, क्योंकि सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर हमने आज व्यवस्था बना ली तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। ये देश के लिए लाभकारी होगा। इसीलिए आज जरूरी है कि हम विवेकपूर्ण फैसले करें, आर्थिक राष्ट्रवाद के स्वर्णकाल में अपने संयम से सहयोग करें, क्योंकि चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जो व्यक्ति दूर की नहीं सोचता, उसे निकट के संकटों का सामना करना पड़ता है।